कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 11 के स्रोत दस्तावेजों पर आधारित इस गहन विश्लेषण का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, विषय है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बिल्कुल। बिना किसी भूमिका के सीधे विषय पर आते हैं। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे प्रकाश और द्रव्य दोनों ही तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भौतिकी के उस ऐतिहासिक सफर को खंगालने का प्रयास है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब विज्ञान ये मानता था कि परमाणु मतलब एटम ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा और अविभाज्य, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। राइट। लेकिन 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस पूरी धारणा को हिलाकर रख दिया। वो वैक्यूम ट्यूब वाले प्रयोग। हाँ, वो कांच की निर्वात नलियों में से बिजली गुजारकर प्रयोग कर रहे थे। 1870 के आसपास विलियम क्रूक्स ने इन नलियों में एक अजीब सी चमक देखी, जिसे उन्होंने कैथोड किरणें या कैथोड रेस कहा था। बिल्कुल। लेकिन जो असली सफलता थी ना, वो मिली 1897 में जे थॉमसन को। जे थॉमसन? हाँ, उन्होंने ही तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सही कहा। थॉमसन ने इन नलियों के चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा कि ये किरणें असल में सीधी रेखा में चलने वाले कण हैं और जिन पर ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज है। एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे कणों की एक धारा है। थॉमसन ने इन कणों का वेग निकाला और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसका E/m अनुपात मापा, जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। हाँ, विशिष्ट आवेश। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्यूब के अंदर चाहे कोई भी गैस भर दी जाए या किसी भी धातु का इस्तेमाल किया जाए, ये अनुपात कभी नहीं बदला, कभी नहीं। ये कण हर जगह मौजूद थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये खोजें परमाणु संरचना को समझने में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि पहली बार विज्ञान को ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। बिल्कुल। हर परमाणु के अंदर ये छोटे सर्वव्यापी ऋणात्मक कण मौजूद हैं, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 1913 में आर. ए. मिल्कन का मशहूर तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत ही क्लासिक प्रयोग है ये। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज है। हाँ, पर मिल्कन ने ये नापा कि उस पर सटीक आवेश कितना है। और उन्होंने ये साबित किया कि आवेश हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड, ये बोर्ड परीक्षाओं और नीट दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। मतलब जैसे हमारी मुद्रा होती है, हाँ। आप किसी को 1 रुपया दे सकते हैं या 2 रुपए दे सकते हैं, लेकिन 1.5 रुपया या ₹1.25 भौतिक रूप से नहीं दे सकते। बिल्कुल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का आवेश एक बुनियादी इकाई है, इसे और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। और इसका मान होता है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एकदम सटीक। अब जब ये साबित हो गया कि हर धातु, हर पदार्थ के अंदर ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वैज्ञानिकों के मन में एक नई जिज्ञासा जागी कि क्या हम इन इलेक्ट्रॉनों को धातु की कैद से आजाद कर सकते हैं? क्या इन्हें बाहर निकाला जा सकता है? यहीं पर मुझे लगता है कि एक एनालॉजी इस बात को समझने में बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए धातु एक कुआं है और इलेक्ट्रॉन उस कुएं के अंदर मौजूद पानी। तो पानी अपने आप कुएं से बाहर छलांग लगाकर नहीं आ सकता। राइट। उसे बाहर निकालने के लिए आपको एक बाल्टी डालनी होगी और अपनी तरफ से कुछ ऊर्जा यानी एनर्जी लगानी होगी। इसी तरह धातु के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप सतह को पार करके बाहर नहीं आ सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। पॉजिटिव आयंस का आकर्षण। हाँ, इस धनात्मक आकर्षण को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देनी ही पड़ती है। और भौतिकी में इस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे फाई नॉट से दर्शाया जाता है। ये एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और चूंकि ये ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए इसे जूल में नापने के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, एवी में। सही कहा। तो क्या हर धातु का ये कुआं एक ही गहराई का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग अलग धातुओं के लिए ये कार्यफलन अलग अलग होता है। जैसे प्लैटिनम के लिए? हाँ, प्लैटिनम जैसी धातुओं के लिए ये कार्यफलन सबसे अधिक होता है।
मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। और सीजियम जैसी धातुओं के लिए? उनके लिए ये बहुत कम होता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर बाहर निकालने के 3 मुख्य तरीके खोजे गए। एमिशन के 3 तरीके? पहला था धातु को बहुत अधिक गर्म करना, जिसे तापायनिक उत्सर्जन या थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। जैसे पुराने जमाने के भारी भरकम टेलीविजन या बल्ब में होता था। जहां फिलामेंट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ता था। एकदम सही। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन। इसमें धातु के पास एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, लगभग 10 करोड़ वोल्ट प्रति मीटर का। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनों को बलपूर्वक खींच लेता है। इसका एक छोटा रूप हम गाड़ियों के स्पार्क प्लग में देखते हैं। और तीसरा तरीका, जो हमारे आज के विश्लेषण की पूरी नींव है, वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस प्रक्रिया में धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है और उस प्रकाश की ऊर्जा को सोखकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। यहाँ कहानी वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का रहस्य। इसकी शुरुआत बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से हुई थी ना। 1887 में हेनरिक हर्ट्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अपना प्रयोग कर रहे थे। हाँ, हर्ट्ज असल में रेडियो तरंगे उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब उनके उपकरण के इलेक्ट्रोड पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क बहुत आसानी से और तेजी से होता है। उस समय उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि प्रकाश डालने से स्पार्क क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इस छोटी सी घटना ने भौतिकी की दुनिया में एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। और फिर हॉलवॉक्स और लेनार्ड जैसे वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। हॉलवॉक्स ने एक बहुत ही चतुर प्रयोग किया था। हाँ, उन्होंने एक जिंक प्लेट ली और उसे ऋणात्मक रूप से आवेशित कर दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। फिर उन्होंने उस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला और देखा कि प्लेट का सारा ऋणात्मक आवेश धीरे धीरे खत्म हो गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ऋणात्मक कण यानी इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल रहे हैं। और जब उन्होंने एक न्यूट्रल प्लेट पर वही प्रकाश डाला तो वो प्लेट धनात्मक हो गई, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए थे। लेकिन इन प्रयोगों में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। क्या? वैज्ञानिकों ने देखा कि लाल या पीले रंग का साधारण प्रकाश जिंक प्लेट पर चाहे कितने भी दिनों तक डाला जाए, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। मतलब विजिबल लाइट का कोई असर नहीं हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अदृश्य पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाते हैं। यहीं से एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। इसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये धातु का एक पासवर्ड है? पासवर्ड, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब हर रंग के प्रकाश की अपनी एक आवृत्ति होती है। अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति धातु के इस पासवर्ड यानी देहली आवृत्ति से मैच नहीं करती या उससे कम है, तो धातु का दरवाजा नहीं खुलेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी तेज रोशनी डाल लें। ये एक बहुत ही सटीक तरीका है इसे समझने का। और जैसा कि हमने कार्यफलन में देखा, अलग अलग धातुओं का पासवर्ड भी अलग होता है। क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम या सोडियम का पासवर्ड बहुत कमजोर होता है ना। हाँ, वे हमारे कमरे की सामान्य रोशनी पर भी प्रतिक्रिया कर देती हैं। लेकिन जिंक या तांबे जैसी धातुओं का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है। उनके लिए उच्च आवृत्ति वाले पराबैंगनी प्रकाश की ही आवश्यकता होती है। लेकिन असली पहेली तो तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया को मापना शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की तीव्रता को बदलना शुरू किया। इंटेंसिटी को। तीव्रता का मतलब है प्रकाश की चमक बढ़ाना। और परिणाम बहुत सीधे थे। जितनी ज्यादा चमक उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। वहां तक तो सब कुछ तर्कसंगत लग रहा था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एक नई चीज मापी, निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलते हैं तो उन सबकी गति एक जैसी नहीं होती। कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ धीमे। जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज गति से निकल रहा है, जिसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा Kmax है, उसे सामने वाली प्लेट तक पहुंचने से रोकने के लिए एक ऋणात्मक विभव लगाया गया। इसी रोकने वाली ताकत को निरोधी विभव या V0 कहते हैं। एक मिनट रुकिए, मतलब अगर मैं प्रकाश की चमक या तीव्रता बढ़ा दूं तो क्या निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों की गति या ऊर्जा नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। और यही बात वैज्ञानिकों के होश उड़ा रही थी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि निरोधी विभव यानी सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा केवल और केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर बिल्कुल नहीं। और यहीं पर
प्रकाश का जो पुराना और स्थापित तरंग सिद्धांत था, जो सदियों से चला आ रहा था, वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वेव थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तरंग सिद्धांत आखिर विफल क्यों हुआ? वेव थ्योरी तो प्रकाश को एक लहर मानती है ना? इसे ऐसे समझिए, वेव थ्योरी के अनुसार प्रकाश एक ऊर्जा की लहर है। अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लहर का आयाम या एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। जैसे समुद्र में एक छोटी लहर की तुलना में एक विशाल सुनामी की लहर में ज्यादा ऊर्जा होती है। इस हिसाब से अगर प्रकाश बहुत चमकदार है तो इलेक्ट्रॉनों को सुनामी की तरह बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए थी और निरोधी विभव बहुत अधिक होना चाहिए था। लेकिन प्रयोगों ने क्या दिखाया कि चाहे आप एक कमजोर नीली रोशनी डालें या एक बहुत ही चकाचौंध करने वाली नीली फ्लडलाइट, सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वही रहती है। फ्लडलाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाती है, उनकी गति नहीं। और मुझे याद है कि इस तरंग सिद्धांत के फेल होने का एक और बहुत बड़ा कारण था समय की देरी या टाइम डिले। हाँ, ये और भी अजीब था। वेव थ्योरी कहती है कि ऊर्जा एक पूरी लहर पर समान रूप से फैली होती है। जब वो प्रकाश तरंग धातु की सतह पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा सतह पर मौजूद लाखों इलेक्ट्रॉनों में बराबर बढ़ जाती है। इस गणित के हिसाब से अगर प्रकाश बहुत मध्यम है तो एक अकेले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने लायक पर्याप्त ऊर्जा जमा करने में घंटों का समय लगना चाहिए था। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक बूंद ऊर्जा जमा कर रहा है जब तक कि उसके पास बाहर निकलने लायक ताकत ना आ जाए। ठीक ऐसा ही तरंग सिद्धांत का मानना था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। प्रयोगों में देखा गया कि जैसे ही प्रकाश सतह पर गिरता है, बिना किसी देरी के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से भी कम समय में 10⁻⁹ सेकंड। ये प्रक्रिया पूरी तरह से तात्कालिक है, इंस्टेंटेनियस। कोई इंतजार नहीं, कोई ऊर्जा जमा करना नहीं। और यहीं पर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए 1905 में प्रवेश होता है सदी के सबसे महान वैज्ञानिक का, एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने समस्या को हल करने के लिए जो किया वो भौतिकी के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकाश को एक लगातार बहने वाली लहर मानना बंद करो। उन्होंने बताया कि प्रकाश असल में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से बना है, जिन्हें क्वांटा और बाद में फोटॉन कहा गया। हर एक फोटॉन की अपनी एक फिक्स ऊर्जा होती है। हाँ, और वो ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के काम का सहारा लेकर बताया कि एक फोटॉन की ऊर्जा h होती है। यहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और h प्लैंक स्थिरांक है। इसी आधार पर आइंस्टाइन ने अपना क्रांतिकारी प्रकाश विद्युत समीकरण दुनिया के सामने रखा। Kmax बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही मजेदार टोल टैक्स एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। टोल टैक्स। कल्पना कीजिए कि धातु एक शहर है और इलेक्ट्रॉन को इस शहर से बाहर निकलना है। लेकिन शहर के दरवाजे पर एक टोल प्लाजा है। बाहर निकलने का टोल टैक्स है धातु का कार्यफलन, यानी फाई नॉट। अब पीछे से जो प्रकाश के फोटोन आ रहा है वो एक दोस्त की तरह है, जो इलेक्ट्रॉन को h रुपए यानी कुल ऊर्जा दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन उस h रुपए में से फाई नॉट रुपए का टोल टैक्स चुका देता है। टैक्स चुकाने के बाद जो पैसे उसके पास बचते हैं, वही इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी Kmax बन जाती है, जिससे वो बाहर दौड़ लगाता है। ये एनालॉजी आइंस्टीन के समीकरण को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस एक छोटे से विचार ने पिछली सारी पहेलियां एक झटके में सुलझा दी। दहली आवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि अगर फोटॉन की कुल ऊर्जा यानी दोस्त द्वारा दिए गए पैसे टोल टैक्स से ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन शहर से बाहर निकल ही नहीं सकता, चाहे ऐसे लाखों दोस्त आ जाएं। मतलब प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए, जब तक एक व्यक्ति के पास पूरा टैक्स बढ़ने के पैसे नहीं होंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। और वो जो समय की देरी वाली समस्या थी, जहां घंटों इंतजार करना पड़ा था, वो भी सुलझ गई। क्योंकि अब ऊर्जा कोई लहर नहीं है जो धीरे धीरे आ रही है। ये एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की सीधी टक्कर है। जैसे ही फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, वो अपनी पूरी ऊर्जा पलक झपकते ही उसे दे देता है और इलेक्ट्रॉन तुरंत ढाला जाता है। यहाँ विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही रोचक किस्सा है। एक प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक थे R.A. मिलिकन, जिनका जिक्र हमने पहले ऑयल ड्रॉप प्रयोग में किया था। मिलिकन को आइंस्टाइन की ये फोटॉन थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि प्रकाश एक तरंग ही है और आइंस्टाइन का ये सिद्धांत पूरी तरह बेतुका है। मिलिकन ने 1906 से 1916 तक पूरे 10 साल लगातार बहुत ही बारीक और जटिल प्रयोग किए, सिर्फ इस इरादे से कि वो आइंस्टाइन को गलत साबित कर सकें। 10 साल एक वैज्ञानिक को गलत साबित करने के लिए। हाँ, लेकिन विज्ञान की खूबसूरती देखिए।
मिलिकन के प्रयोगों ने न सिर्फ आइंस्टाइन के समीकरण को 100% सही साबित किया, बल्कि उन्होंने निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच के ग्राफ का इस्तेमाल करके पहली बार प्लैंक स्थिरांक का एकदम सटीक मान भी निकाल कर दिया। ये मान इतना छोटा है कि इसे लिखने के लिए दशमलव के बाद 33 शून्य लगाने पड़ते हैं। उसे सिद्ध कर दिया। आइंस्टाइन को 1921 में और मिलिकन को 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वाकई में ऐतिहासिक है। और अगर हम इस फोटॉन के विचार को थोड़ा और गहराई से समझें, तो जब हम एक सामान्य लेजर पॉइंटर से रोशनी करते हैं तो क्या उसमें से लगातार एक रोशनी निकल रही है या अनगिनत छोटे छोटे फोटॉन निकल रहे हैं? अगर हम गणितीय रूप से इसका एक विचार प्रयोग करें, मान लीजिए आपके पास एक साधारण लाल रंग का लेजर है जो बहुत कम पावर का है। जब हम आइंस्टाइन के सूत्र से उस लेजर की आवृत्ति और पावर को मिलाकर गणना करते हैं, जैसा कि स्रोत के उदाहरण 11.1 में दिया है, तो पता चलता है कि उस छोटे से लेजर पॉइंटर से हर एक सेकंड में खरबों खरबों फोटॉन निकल रहे हैं। लगभग 5 गुणा 10 की घात 15 फोटॉन। ये एक अकल्पनीय रूप से विशाल संख्या है। जब हम किसी रोशनी को तेज या चमकदार करते हैं तो असल में हम इन फोटॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि प्रति सेकंड निकलने वाले इन फोटॉनों की संख्या बढ़ा रहे होते हैं। यानी उनकी भीड़ बढ़ा रहे होते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पूरी कहानी यहाँ तक ये रही कि प्रकाश, जिसे विज्ञान सदियों से एक लहर मानता था, वो असल में छोटे छोटे कणों की तरह व्यवहार कर सकता है। अगर ऐसा है तो क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या द्रव्य के मूलभूत कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, कोई पत्थर या खुद हम तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? ये सवाल भौतिकी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। भौतिकी में एक दार्शनिक विचार है जिसे प्रकृति की सममिति या सिमेट्री ऑफ नेचर कहते हैं। वैज्ञानिकों का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि प्रकृति को सममिति पसंद है। अगर ऊर्जा कण बन सकती है तो द्रव्यमान को तरंग क्यों नहीं बनना चाहिए? इसी विचार को आधार बनाकर 1924 में एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुइस डे ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस में एक बेहद साहसिक परिकल्पना सामने रखी। और जहां तक मुझे याद है, उनकी इस थ्योरी को शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, जब तक कि आइंस्टाइन ने खुद इसे पढ़कर इसकी तारीफ नहीं की। बिल्कुल सही कहा। डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, उसी तरह हर गतिमान पदार्थ के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। उन्होंने अपना प्रसिद्ध समीकरण दिया, लैम्डा बराबर h/p। यानी किसी भी वस्तु से जुड़ी तरंग का तरंग धैर्य प्लैंक स्थिरांक को उस वस्तु के संवेग से भाग देने पर प्राप्त होता है। संवेग जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर ब्रह्मांड की हर गतिमान वस्तु एक तरंग है, तो हम अपनी दैनिक जीवन की भारी भरकम वस्तुओं को लहरों की तरह क्यों नहीं देखते? कोई हवा में फेंकी गई क्रिकेट की गेंद या सड़क पर दौड़ती हुई कार हमें पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? इसका जवाब उस सूत्र में छिपे प्लैंक स्थिरांक के मान में है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, प्लैंक स्थिरांक अकल्पनीय रूप से छोटा है। स्रोत के उदाहरण 11.3 को ही देख लीजिए। हाँ, अगर हम एक 120 ग्राम की क्रिकेट बॉल की कल्पना करें जो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकी गई है, और हम डी ब्रॉगली के सूत्र से उसकी तरंग निकालने की कोशिश करें, तो वो तरंग इतनी ज्यादा सूक्ष्म आएगी, लगभग 10 की घात -34 मीटर के पैमाने पर, कि दुनिया का कोई भी सबसे उन्नत उपकरण भी उसे माप नहीं सकता। गेंद का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए उसकी तरंग पूरी तरह से दब जाती है और वो सिर्फ एक ठोस वस्तु की तरह व्यवहार करती है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का उदाहरण लें, जो कि हमारी क्रिकेट बॉल की तुलना में ब्रह्मांड की सबसे हल्की चीजों में से एक है। ठीक कहा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 के करीब होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चलता है तो उसका द्रव्यमान इतना कम होने के कारण डी ब्रॉगली के सूत्र के अनुसार उसकी तरंग काफी बड़ी हो जाती है। ये तरंग इतनी बड़ी होती है कि ये एक्स-रे की तरंगों के बराबर होती है, जिसे प्रयोगशाला में आसानी से मापा और देखा जा सकता है। और कुछ ही सालों बाद डेविसन और जर्मर नाम के वैज्ञानिकों ने वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को एक क्रिस्टल से टकराकर उनका विवर्तन होते हुए देखा, जो कि विशुद्ध रूप से तरंगों का गुण है। मतलब उन्होंने डी ब्रॉगली को पूरी तरह सही साबित कर दिया, द्रव्य वास्तव में एक तरंग है। हाँ, और इसी खोज ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी आधुनिक तकनीकों को जन्म दिया, जिससे हम आज वायरस और परमाणुओं तक को देख पाते हैं। ये सब हमें ये सिखाता है कि हमारी बड़ी रोजमर्रा की दुनिया के नियम सूक्ष्म क्वांटम दुनिया पर लागू नहीं होते। ये पूरी चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, जो कुछ भी हम छूते या महसूस करते हैं,
वो पूरी सच्चाई नहीं है। हर ठोस वस्तु, यहाँ तक कि ये उपकरण जिससे ये ऑडियो बज रहा है और स्वयं इंसान, अपने आप में एक तरंग है। भले ही किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इतना अधिक हो कि वो अपने स्वयं के तरंगदैर्ध्य को कभी महसूस न कर सके। और हम खुद को बस एक ठोस कण मानते रहें। लेकिन अगर हम क्वांटम स्तर पर गहराई में जाएं, तो कोई भी चीज पूरी तरह से ठोस नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह और हम खुद ऊर्जा के कणों और द्रव्य की तरंगों का बस एक अनंत, अद्भुत और रहस्यमयी नृत्य हैं। अगली बार जब भी किसी चीज को छुएं, तो याद रखें कि असल में एक तरंग को छुआ जा रहा है।